नमस्कार बच्चों, आइए आज बात करते हैं हम अतीत में दबे पांव पाठ की। ठीक है, अतीत में दबे पांव, इसका अर्थ क्या हो सकता है? ठीक है, अतीत का मतलब क्या होता है? इतिहास, पुराने समय का, है ना। और दबे पांव का जिक्र भी इस पाठ में आया है कि दबे पांव क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी अगर वहां पर जाइए आप तो चुपचाप जाइएगा। दबे पांव का मतलब होता है चुपचाप, बिना आवाज किए हुए। ठीक। और दूसरा इसका मतलब क्या है, अगर गूढ़ साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो अतीत में दबे पांव का मतलब ये है कि जिस तरह से पांव पर हमारा पूरा शरीर जो है खड़ा रहता है, आधार है हम पांव हमारे शरीर का, ठीक इसी तरह से जो मोहनजोदड़ो है वो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र है वो। ठीक है, यानी वो हमारे जो उत्कृष्ट सांस्कृतिक विकास रहा है हमारा, वैसा अतुलनीय अतीत है हमारा। वहां से हमारे पांव जुड़े हुए हैं, वहां से हमारी जड़ जुड़ी हुई है। इस तरह से आप इस भाव के साथ आपको समझना है। और एक इसमें प्रश्न आया है कई बार, ये भी समझ लीजिए, मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, तो मोहनजोदड़ो का मतलब है मुंह अन जोदड़ो। आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है कि मुंह अन जोदड़ो, और इसका मतलब ये है कि मुर्दों का टीला। ठीक है, देखिए हमेशा प्रश्न पत्र का प्रारूप बदलता रहता है, तो सिर्फ इतना लिखना ही बच्चों को 2 नंबर दिला देता था पहले। अब अभी तो कोविड-19 चल रहा है इस समय, तो अब देखिए कैसी मतलब क्या परीक्षा का क्या पैटर्न बदलता है। तो आपको छोटी छोटी चीजें याद भी रखनी है, समझ के भी रखनी है, और नोटबुक में भी लिखनी है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या हो गया, मुर्दों का टीला। ठीक है, और ओम थानवी जी ने इस पाठ को लिखा है। पाठ का जो सारांश है वो आप समझ लीजिए कि इस पाठ में पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा था। यह शहर ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियों व इमारतों की अनुभूति कराते हुए सबसे बड़ा शहर रहा होगा। इसकी जनसंख्या लगभग 85,000 रही होगी। जो इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने जो खोज की है उसके आधार पर ये चीजें बताई जा रही हैं। खुदाई में प्राप्त मुहरें, इमारतें, खिलौने व बर्तन आदि इस उत्कृष्ट सभ्यता की जानकारी देते हुए बताते हैं कि ये शहर किस प्रकार पूर्णता योजना के अनुसार बसाया गया था। इसका नगर नियोजन कैसा था और बौद्धों के स्तूप के बारे में बताया गया है। देखिए कि मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। करीब 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया है। वर्ष 1922 में बौद्ध स्तूप के आसपास की गई खुदाई में यहां ईसा पूर्व के निशान पाए गए। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता के अनुरूप ही यह सभ्यता आंकी गई है। यह शहर भारत का लैंडस्केप है। यह शहर भारत का लैंडस्केप है क्योंकि इस शहर को बनाने व यथार्थ स्वरूप देने का कार्य पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार एक संपूर्ण प्रणाली के अनुरूप किया गया होगा। ठीक है, आधुनिक योजनाएं जो आजकल के शहरों को व्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती हैं वे सिंधु सभ्यता के शहरों के बराबर नहीं हैं। इस शहर के दक्षिण में कुछ कामगारों की बस्तियां हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मोहनजोदड़ो शहर था उसको बहुत ही प्लान्ड वे में, नियोजित तरीके से बनाया गया था। ठीक है, और एक समान प्रणाली थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। ठीक है, और कहीं ऐसे बड़े ऊंचे मकान नहीं थे या बहुत गरीब लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे भी नहीं थे। कह रहे हैं कि आजकल जो इतनी ज्यादा शहरों की जो कॉलोनियां बनाई जाती हैं, जो फ्लैट बनते जा रहे हैं, भले ही लोग बहुत अच्छा नक्शा दिखाते हैं, बनाते हैं, लेकिन जैसे वहां पे व्यवस्था थी, पानी की निकासी की जो व्यवस्था थी, ऐसी उत्कृष्ट व्यवस्था आजकल लोग नहीं बना पा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जो संपन्न वर्ग के लोग थे, अमीर लोग थे, उनकी बस्तियां कैसी होती थी, उनका कैसा था, उसके बारे में बताया गया है कि इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह थी कि वो समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। यह सभ्यता सबसे सुंदर थी और पूर्णतः विकसित होने के कारण आज भी हम उस सभ्यता का उदाहरण देते हैं। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण की ओर
पीछे घूमने पर यहाँ खंडहर दिखाई देते हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर पीछे घूमने पर यहाँ खंडहर दिखाई देते हैं। यहाँ टूटे फूटे घरों का जमघट है। शायद ये कामगारों की बस्तियां रही होंगी, परंतु निम्न वर्ग की बस्तियां इतनी मजबूत नहीं बनी होंगी जो 5000 सालों तक टिक सके। इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियां पाई गई हैं, जो पूर्णता तो नहीं फिर भी अपनी उच्चता का प्रमाण आज भी दे रही हैं। वहां पर महाकुंड मिला है और सामुदायिक केंद्र मिले हैं। उसके बारे में बताया है कि यहाँ पर पक्की ईंटों का एक कुंड है जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध पाया गया। सामुदायिक केंद्र जैसा एक सभा भवन इसके दक्षिण में स्थित है जो 20 खंभों पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि यह कुंड उस सभ्यता में सामूहिक स्नान या किसी अनुष्ठान का अंग रहा होगा। यह 25 फुट चौड़ा तथा 60 फुट गहरा है। इसके उत्तर में 2, 5 में 8 स्नान घर हैं जिसका कोई भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस कुंड के अनुष्ठानिक मतलब यज्ञ हवन होम वगैरह इस तरह से होने का प्रमाण माना गया है। इस कुंड में प्रयोग की गई पक्की ईंटें, चूने, चिरोड़ी के गारे तथा सफेद डामर आज भी सिद्ध वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। फसल के रूप में यहाँ के लोग मूलतः खेतिहर और पशुपालक थे। लोहा प्रारंभ में नहीं था, परंतु पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में तथा तांबे की खानें राजस्थान में ही थीं, जिनकी खेती बाड़ी में प्रयोग किया जाता था। यहाँ गेहूं, जौ, सरसों, चने, कपास, खजूर, खरबूजा, अंगूर आदि का उत्पादन होता था। लोग खेतों में काम करते थे और बैलगाड़ियों से आवागमन होता था। एक अजायब घर भी कहते हैं लोग, ठीक है, वहां पर मिला है, ठीक है, कि मोहनजोदड़ो में स्थित इससे संबंधित अजायब घर छोटा ही है, जैसे वो किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। यहाँ अधिक सामान नहीं है। अहम चीजें कराची, लाहौर। अब अजायब घर में देखिए क्या है। मोहनजोदड़ो में स्थित इससे संबंधित अब अजायब घर छोटा ही है, जैसे वो किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। यहाँ अधिक सामान नहीं है। अहम चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में ही है। लेखक ने इसके बारे में स्पष्ट किया है, तो वही चीजें यहाँ पर आपको सारांश रूप में बताई जा रही हैं। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें, चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, तांबे का आईना और पत्थर के औजार आदि के बारे में अली नवाज बताता है। यहाँ पर सोने के गहने भी थे, लेकिन वे चोरी हो गए। यानी जो मोहनजोदड़ो में अजायब घर है, जिसको म्यूजियम कहते हैं, वहां से लोगों ने सामान भी चोरी कर लिया है। तो अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो हैं, पर कोई हथियार नहीं है। यहाँ कुछ सुइयां भी मिली हैं। सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए, नर्तकी तथा दुशाला ओढ़े दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी मिली है। लेकिन इनका प्रमाण मिलना अब मुश्किल है, क्योंकि सिंध नदी के पानी से खुदाई के स्थान पर दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे खुदाई को बंद करना पड़ा है। लेखक ने इस सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर रूप में वर्णित किया है, जिससे मोहनजोदड़ो सभ्यता उनकी जानी पहचानी जैसी हो। तो इस तरह से जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप मोहनजोदड़ो का भ्रमण करके आए हैं। और इस पाठ को भी जानना और पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको सांस्कृतिक इतिहास से परिचित कराती हैं। और उस समय की, जैसे एक जिक्र और है इस पाठ में कि उस शैली में, जिस शैली में, ग्रिड शैली में बना है ये शहर, अब इस समय चंडीगढ़ और इस्लामाबाद 2 ही ऐसे शहर हैं जो इस तरह से बसाए गए हैं।